ठीक है, लिंक भेज दे। हेलो, ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, तो दिस विल बी आवर लेक्चर नंबर 3। जनरल मीटिंग्स हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में, जनरल मीटिंग्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। आई होप बिफोर कमिंग इनटू दिस क्लास जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर वो आप लोग पढ़ करके आए हैं। यस और नो? ओके, तो मुझे बताएंगे कि जनरल मीटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस कौन से सेक्शन नंबर्स में कवर होता है। देखना पुनीत, स्टूडेंट कैसा रहा है बीच में, थोड़ा सा फ्रेम नीचे कर दे। हाँ, कौन सा सेक्शन नंबर है? 96 से लेकर के 122 तक। फिर मैंने आपको बताया था कि एज पर ICAI मॉड्यूल ये चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में मैं करवाऊंगा। पहला है सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 122 तक, और दूसरा 88 से लेकर के 95 तक। ओके, फिर मैंने आप लोगों को कहा था सेक्शन नंबर्स याद करके आने के लिए। आई होप थोड़ा बहुत तो याद हुआ रहेगा आपको। एनीवन? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था जनरल मीटिंग्स के बारे में। जनरल मीटिंग्स का मतलब बताया था आपको। जनरल मीटिंग्स मीन्स मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इट कैन आइदर बी एनुअल जनरल मीटिंग और extraordinary general meeting. AGM or annual general meeting is something which is conducted on annual basis. It is something which is conducted on annual basis. साल में एक बार। यहाँ पे साल का मतलब क्या था? कैलेंडर ईयर। साल का मतलब था यहाँ पे कैलेंडर ईयर। देन हम लोगों ने डिस्कशन किया था EGM के बारे में। EGM स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, वो साल में कितनी भी बार हो सकता है। ओके, फिर हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था असेंशियल एलिमेंट्स या प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। वहां पे मैंने आपको नोट डाउन करवाया था देयर आर 4 प्री रिक्विजिट्स। फर्स्ट वन इज प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग। प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन मेंबर्स बाय मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स बाय देमसेल्फ, एंड लास्ट वन इज NCLT। मैंने आपको बताया था अगर NCLT जनरल मीटिंग बुलाता है तो NCLT में कॉल जनरल मीटिंग ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द NCLT में डीम्स फिट। ठीक है सर, यहाँ तक। इसके बाद हम लोगों ने किया था प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सेंट। ठीक है, प्रॉपर नोटिस में हम लोगों ने 4 एरियाज को कंसिडर किया था। पहला, नोटिस मस्ट बी सेंट एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। यहाँ पे क्लियर डेज का मतलब था डेट ऑफ सेंडिंग द नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग के बीच में 21 क्लियर डेज होना चाहिए, 21 डेज होना चाहिए। Then if the notice is sent through registered post, तो नोटिस इफेक्ट में आएगा कब से? आफ्टर 48 आवर्स ऑफ इट्स डिस्पैच। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मोर स्पेसिफिकली अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेज रहे हो तो वहां पे कितना कंसिडर करके चलोगे? 23 डेज कंसिडर करके चलोगे। ओके, फिर मैंने आपको बताया था नोटिस भेजना किसको है। तो नोटिस इज टू बी सेंट टू ऑल दी मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर एंड ऑफिशियल असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कंटेंट ऑफ नोटिस, डेट, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या था यहाँ पे? मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन दी जनरल मीटिंग, जिसको मैंने मोर स्पेसिफिकली एक टर्मिनोलॉजी दिया था, मोशन। ठीक है, ओके। इसके बाद और भी कुछ था, हाँ, मोड ऑफ सेंडिंग दी नोटिस। नोटिस कैन बी सेंट आइदर थ्रू हैंड डिलीवरी, रजिस्टर्ड पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा प्रिफरेबल मोड है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्रोविजन में ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पर मोस्ट प्रेफरेबली कौन सा मोड अडॉप्ट करता है कंपनीज? रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भेजता है अगर इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहा है तो।
फिर मैंने आपको बताया था इफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हैज रिक्वेस्टेड फॉर एनी स्पेसिफिक मोड ऑफ सेंडिंग द नोटिस, तो कंपनी को नोटिस उस स्पेसिफिक मोड में ही भेजना पड़ेगा। हाउएवर वो मोड में नोटिस भेजना कंपनी के लिए पॉसिबल हो। मान लो एक मेंबर है, उसने बोला है कि मेरे को नोटिस मिलना चाहिए थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट इटसेल्फ, लेकिन कंपनी ने उसको नोटिस भेजा है थ्रू मेल, तो वहां पे नोटिस क्या होती है? इनवैलिड। एंड फेलियर टू सेंड द नोटिस इवन टू वन मेंबर ऑफ द कंपनी कैन इनवैलिडेट द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। याद है ऐसा कुछ? फिर मैंने बताया था कंपनी एक्सक्यूज दे सकती है क्या? दैट फेलियर टू सेंड द नोटिस वाज नॉट इंटेंशनल, इट वाज एक्सीडेंटल। कंपनी को ये प्रूव करना पड़ेगा इफ द फेलियर टू सेंड द नोटिस वाज नॉट इंटेंशनल बट इट वाज एक्सीडेंटल, तो वहाँ पे नोटिस वहाँ पे मीटिंग वैलिड हो सकता है इवन इफ कंपनी हैज फेल्ड टू सेंड नोटिस, इवन इफ कंपनी हैज फेल्ड टू सेंड नोटिस टू एनी ऑफ द मेंबर, डायरेक्टर और ऑडिटर्स एज द केस में बी। ठीक है सर। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉलिंग ऑफ मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस, है ना? यहाँ पे अपन ने दो केस देखा था। पहला केस इन केस ऑफ एजीएम, इन केस ऑफ ईजीएम। एजीएम के केस में 95% of the members who are entitled to attend and vote at the meeting must give their consent. That consent may be given either before or after the meeting. In case of EGM, तो वहां पे अपन ने देखा था कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में क्या था? मेजॉरिटी, और उन मेजॉरिटी के पास कितना वोटिंग राइट्स होना चाहिए? 95% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स, या पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। एंड कंपनी not having share capital, EGM, shorter notice, 95% of the voting rights। याद आ रहा है कुछ? फिर हम लोगों ने थर्ड एलिमेंट पढ़ना स्टार्ट किया था। थर्ड एलिमेंट इज कोरम। प्रॉपर कोरम मस्ट बी प्रेजेंट। कोरम का मतलब मैंने बताया था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड जनरल मीटिंग। फिर मैंने आपको बताया था अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स, जब तक आर्टिकल्स में कुछ और ना कहा जाए, प्राइवेट कंपनी पे कोरम फॉर्म होगा 2 मेंबर्स, एंड पब्लिक कंपनी अगर अप टू 1000 मेंबर्स है पब्लिक कंपनी में तो 5, 1000 से 5000 मेंबर्स है तो 15, और अगर कितना 5000 से ज्यादा मेंबर्स है तो 30 मेंबर्स। ओके, देन मैंने आपको बोला था कि ओनली मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सनल कैपेसिटी, ओनली मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सनल कैपेसिटी shall be counted for the purpose of quorum, है ना? उसके बाद मैंने आपको बताया था quorum must be present within half an hour of the commencement of the meeting, and if the quorum is not present within half an hour of the commencement of the meeting shall get adjourned to the same day, place and time in the next week or some other day, place and time as the board may decide। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड। इज इट क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल फॉर्म दी कोरम प्रोवाइडेड दे आर नॉट लेस देन 2 इन नंबर्स, प्रोवाइडेड दे आर नॉट लेस देन 2 इन नंबर्स। इज इट क्लियर? फिर एक और मैंने स्पेशल सिचुएशन आपको बताया था, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज प्रेजेंट स्टिल कंपनी इज अनेबल टू फॉर्म दी कोरम, स्टिल कंपनी इज अनेबल टू फॉर्म दी कोरम, तो वहां पे मेंबर्स प्रेजेंट शैल फॉर्म दी कोरम प्रोवाइडेड दे आर नॉट लेस देन 2 in numbers। Is it clear? और भी कुछ बताया था क्या? हाँ, quorum is required to be present only at the time of commencement of meeting, ये provisions of Companies Act बोलता है, जबकि Secretarial Standard 2 क्या बोलता है? Quorum is required to be present throughout the meeting। तो अगर आप आंसर लिख रहे हो it must be present throughout the meeting, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा SS 2 का, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 बात करता है जनरल मीटिंग्स की, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 बात करता है बोर्ड मीटिंग की। अभी तक 2 ही स्टैंडर्ड नोटिफाई किए गए हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बनाने का राइट किसके पास है? तो ICSI के पास। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्यों सर? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाए गए ICSI के द्वारा टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन दी सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन दी सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। इज इट क्लियर? चलो आगे, चलो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो कोरम से रिलेटेड ही है। हम लोगों ने देखा था दैट फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, कोरम के कंटिन्यूएशन में ही कर रहे हैं इसको, फॉर
the purpose of quorum, for the purpose of quorum, members present through proxy, for the purpose of quorum, members present through proxy shall not be counted. ये लिखवाया था क्या? members present through proxy shall not be counted. तो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए यहां से कि सर प्रॉक्सी का मतलब क्या? क्या क्वेश्चन आना चाहिए? प्रॉक्सी का मतलब क्या? तो चलिए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सी. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सी. हेडिंग लगाइए सब लोग. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं. मैंने आपको बताया था जनरल मीटिंग चैप्टर पढ़ाते समय कि पहले के 4 से 5 क्लासेस क्या होंगी. हम लोग इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लेंगे एंड देन वी विल रीड आउट दी प्रोविजंस. इज इट क्लियर? तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लास 3 है. ठीक है, थर्ड क्लास में पहला कॉन्सेप्ट जो अपन ले रहे हैं दैट इज प्रॉक्सी. ठीक है, देखिए प्रॉक्सी एज द नेम सजेस्ट. प्रॉक्सी कौन होता है? प्रॉक्सी इज अ पर्सन. सुनना ध्यान से. प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ मेंबर टू अटेंड अ जनरल मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर. प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर टू अटेंड जनरल मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर. लिखो पहले ऐसा. Proxy means a person who is appointed by a member to attend general meeting on behalf of member. Proxy is a person who is appointed by member to attend general meeting on behalf of member. ठीक है सर, क्या ये प्रॉक्सी भी कंपनी का मेंबर होना चाहिए और वेदर ही कैन ऑल्सो बी एन आउटसाइडर? तो यहाँ पे लिखा है ही कैन आइदर बी अ मेंबर. प्रॉक्सी कैन आइदर बी अ मेंबर और इवन एन आउटसाइडर. वो कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और कोई आउटसाइडर भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा. हाँ, इंडिविजुअली होना चाहिए ना. ये भी लिख लो. पर्सन का मतलब प्रॉक्सी के लिए इंडिविजुअल है. ठीक है, प्रॉक्सी विल बी एन इंडिविजुअल. नेक्स्ट, इन प्राइवेट कंपनी, in private company member can appoint one proxy. In private company member can appoint one proxy. मेंबर के पास राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी होता है एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एक प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है. हाउएवर अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इवन मोर देन वन प्रॉक्सी, even more than one proxy can be appointed. पब्लिक कंपनी में एक से ज़्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट किए जा सकते हैं. सर एक से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम कितने? तो बेटा मैक्सिमम 2 है.
पब्लिक कंपनी में 2 प्रॉक्सी भी अपॉइंट किया जा सकता है। देखना समझना, लिखा? अच्छा अभी फोकस करिएगा थोड़ा सा। हम लोगों ने बोला कि मीटिंग में मेंबर्स को बुलाने के लिए हमने मेंबर्स को क्या भेजा? मीटिंग में मेंबर्स को बुलाने के लिए हमने मेंबर्स को नोटिस भेजा। नोटिस में हम लोगों ने क्या बताया? डेट, प्लेस, टाइम, एजेंडा। ठीक है, इस नोटिस के साथ ना हम कुछ और चीजें अटैच करते हैं, जैसे कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग अटैच करते हैं, कॉपी ऑफ बोर्ड रिपोर्ट हम लोग अटैच करते हैं। ठीक है, प्लस इस नोटिस में हम ऐसा मेंशन करते हैं, हम कौन? कंपनी। हम मतलब यहां पे क्या है? कंपनी। नोटिस में मेंशन करते हैं दैट मेंबर्स entitled to attend the meeting, members are entitled to attend the meeting either by themselves or through proxy। members are entitled, या members को हम लोग बता रहे हैं that members have the right to appoint proxy। it is specifically mentioned किसमें? in the notice। प्लस नोटिस में ना एक लिस्ट ऑफ पर्सन भी गिवन होता है, ध्यान देना सब लोग। नोटिस में गिवन है लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंटरेस्टेड टू एक्ट एज अ प्रॉक्सी। ठीक है, यहाँ पे चंगू, पीलू, टिल्लू, गोलू, सोनू, ठीक है, प्रीति, प्रिया, सबका नाम मेंशन्ड है। कौन? जो लोग इंटरेस्टेड है इन एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी, एंड दे कैन आइदर बी अ मेंबर ऑफ कंपनी और दे कैन इवन बी एन आउटसाइडर। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मीटिंग किसकी? मेंबर्स की। भाई मेंबर्स के साथ हम इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन डिस्कस करना चाह रहे हैं, मेंबर्स के साथ हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसलिए तो मीटिंग बुला रहे हैं। अब अगर मेंबर वो मीटिंग में आया ही नहीं खुद से और प्रॉक्सी भेज दिया तो अल्टीमेट पर्पस ही डिफीट हो जाता है। आप मीटिंग क्यों बुला रहे थे? आप मीटिंग क्यों बुला रहे थे? मेंबर्स को चीज़ें समझाने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्कस करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन डिस्कस करनी है। लेकिन सर मेंबर को तो पड़ी नहीं है, खुद से तो आ नहीं सकता वो तो प्रॉक्सी भेज रहा है। तो सर जब उसको प्रॉक्सी भेजना था तो मीटिंग करने का पर्पस क्या है? तो तुम यहाँ पे सोचना, मान लो अगर मेरे पास 500 कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, मैं बहुत करोड़पति आदमी हूँ और 500 कंपनी के शेयर्स में मैंने पैसा लगा रखा है, तो क्या मैं 500 कंपनी का मेंबर हूँ? ओके, मेरे पास 500 कंपनी के शेयर्स है तो मैं 500 कंपनी का मेंबर हूँ। तो वेदर इट वुड बी प्रैक्टिकली फिजिबल फॉर मी टू गो एंड अटेंड दी जनरल मीटिंग ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी एवरी टाइम? क्या मैं इतना फोकट बैठा रहूंगा? सोच के देखो। चलो 500 हटाओ यार, 500 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 100 कंपनी भी ले लो, साल के दिन 365 होते हैं। Whether it would be practically feasible for a person like me who is having membership in more than 100 companies? No. So I should be given with the right to appoint proxy। ठीक है, देखो जब ये चैप्टर तुमको पढ़ा के एंड में जब जाऊंगा ना तो मैं बोलूंगा ये सारे प्रोविजन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते ही नहीं है। अब क्यों नहीं होते वो मैं बताऊंगा, पर प्रोविजन है, मेंबर्स के पास राइट है कि जाकर के मीटिंग अटेंड कर सकता है आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू प्रॉक्सी। जहां पे मेंबर खुद नहीं पहुंच सके वहां पे वो क्या करेगा? अपने बिहाफ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देगा, विल बी कॉल्ड एज प्रॉक्सी, एंड दैट पर्सन कैन आइदर बी एन इंडिविजुअल member or outsider। Proxy need not to be a member of company।
प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ कंपनी। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? उसके बाद प्रॉक्सी, देखो प्रॉक्सी कैसे बैठेगा मीटिंग के अंदर। प्रॉक्सी shall not have right to speak at the meeting। मतलब वो गया बेचारा, हाथ फोल्ड किया, सबको ऐसा बस देख रहा है, क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, सिर्फ सुन रहा है, समझ रहा है, कुछ भी बोल नहीं सकता किसी भी मैटर के ऊपर। सर आपने बोला शैल नॉट हैव एनी राइट टू स्पीक, पास में एक लड़की बैठी हुई है, उससे बात नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। कंपनी के बिजनेस मैटर्स पे कुछ नहीं बोल सकता है ना। प्रॉक्सी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक एट द मीटिंग, बट राइट टू स्पीक इन रेफरेंस टू द ट्रांजेक्शंस बीइंग कैरिड आउट बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। इन जनरल तो बात करेगा ही ना। नाइदर he or she can vote on, neither he or she can vote on show of hands। proxy do not have the right to speak at the meeting, neither he can vote on show of hands। अब एक नया टर्मिनोलॉजी आया, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, बस एक बार लिख लेने का। तुम इतना समझो कि अगर वोटिंग थ्रू शो ऑफ हैंड्स हो रहा है तो प्रॉक्सी कैन नॉट वोट। वोटिंग थ्रू शो ऑफ हैंड्स हो रहा है तो प्रॉक्सी कैन नॉट वोट। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर प्रॉक्सी कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या एक प्रॉक्सी एक ही बंदे को रिप्रेजेंट करेगा? क्या एक प्रॉक्सी, whether a proxy will represent only one member or a proxy can represent even more than one members? तो यहां बोला गया that one proxy can represent a maximum of, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स। एक प्रॉक्सी 50 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, और मेंबर्स होल्डिंग अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। एक प्रॉक्सी 50 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है और मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट मेंबर्स होल्डिंग अप टू 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो सर आप ऐसा बोलो कि इन या तो 50 लोगों के पास क्या नहीं होना चाहिए, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अ प्रॉक्सी विल रिप्रेजेंट अ मैक्सिमम ऑफ, या प्रॉक्सी कैन रिप्रेजेंट अ मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग अप टू 10% of the paid up share capital of the company। Is it clear? सर एक क्वेश्चन, मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड और ए लिमिटेड में डायरेक्टर है मिस्टर ए। ए लिमिटेड में डायरेक्टर मिस्टर ए इज होल्डिंग 18% ऑफ द पेड अप कैपिटल। Mr. A is holding 18% of the paid up capital in A Limited। तो यह क्वेश्चन अराइज होता है whether Mr. A can appoint proxy। क्या मिस्टर ए प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? What should be the answer? सर अभी ऊपर लिखा है आपने that members must not be holding more than 10% of the paid up capital। यहाँ पे मिस्टर ए के पास ऑलरेडी 18% ऑफ द पेड अप कैपिटल है। भाई मिस्टर ए के पास अगर 18% ऑफ द पेड अप कैपिटल है तो क्या ये मिस्टर ए की गलती है? आंसर इज, क्या उसने कोई गुनाह कर दिया? आंसर इज नो। तो यहाँ बोला गया इस केस में मिस्टर ए जिसको भी प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा, मान लो मिस्टर ए ने अपॉइंट किया प्रॉक्सी मिस्टर एक्स को,
इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मिस्टर ए जिसको भी एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा, दैट प्रॉक्सी विल नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट एनी अदर मेंबर। मान लो कि ए ने अपॉइंट किया मिस्टर एक्स को एज अ प्रॉक्सी, तो इस केस में एक्स कैन ओनली एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर मिस्टर ए। अब ये 50 मेंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता सर, अब ये 50 मेंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है सर, तो एक बार कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करिए इसको, यहां तक कॉपीड है सबका। चलो आगे। तो एक प्रॉक्सी कितने को रिप्रेजेंट कर सकता है? मैक्सिमम 50 मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग अप टू 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। And in case if any member is holding more than 15% of the paid up capital wants to appoint proxy, he can appoint a proxy, provided the person who is acting as a proxy for such member cannot act as a proxy for any other member, clear with this? चलो आगे बढ़ जाते हैं सर। प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो यहां पे समझना, इन ऑर्डर टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, अगर मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो मेंबर को एक प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना पड़ता है एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। समझ में आ रहा है? मेंबर्स नीड्स टू डिपॉजिट अ प्रॉक्सी फॉर्म एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। तो लिखो यहां पे, members in order to appoint a proxy, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार नाम बताना अपना। A member shall deposit a proxy form. Member shall deposit a proxy form at least 48 hours before the commencement of meeting. ये एटलीस्ट है ना? 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले तो कर ही सकते हो। कम से कम 48 घंटे पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा प्रॉक्सी फॉर्म। कहां पे सबमिट करना पड़ेगा? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। राइट डाउन, प्रॉक्सी फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड at least 48 hours before the commencement of meeting at the registered office of the company. Yes, done. अब तुमको ना मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एनुअल जनरल मीटिंग का एक सीन दिखाता हूँ कि एक्चुअली में एनुअल जनरल मीटिंग कैसे होता है, क्या सिनेरियो रहता है एनुअल जनरल मीटिंग का या किसी भी जनरल मीटिंग का। अब मुकेश अंबानी जी जो स्पीच दे रहे हैं ना, इसको अपन बोलते हैं, एक सेकंड में इसकी आवाज बढ़ाता हूँ, इट इज द चेयरमैन स्पीच। आप लोगों ने 4th एलिमेंट पढ़ा था?
व्हाट वाज द फोर्थ एलिमेंट? हाँ, प्रॉपर पर्सन टू चेयर द मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मुकेश अंबानी जी इज द चेयरमैन और यहाँ पे चेयरमैन स्पीच चल रहा है। मीटिंग का मैं आपको सीन दिखाता हूँ, अभी भी स्पीच ही चल रहा है। सर मीटिंग क्या लाइव होती है? हम्म, नहीं इसमें नहीं है, एक सेकेंड। हम्म, तुम्हारी एज कितनी है? बस उसके ऊपर हो सकता है वो। अभी तो क्या सारी इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग हो रही है। एक शॉर्ट रील है, ये किसी कंपनी के एजीएम का। तो तुम देखो, इतना छोटा तो नहीं रहता एक्चुअली। जो फिजिकल एजीएम हो रहा है या फिजिकल जनरल मीटिंग हो रहा है, तो इट विल बी कंडक्टेड इन अ वेरी लार्ज ऑडिटोरियम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे क्या नाम है तुम्हारा? संस्कृति। तुम्हारे क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबका नाम मालूम है तुमको? मालूम है? सबका नाम नहीं मालूम? तुमको मालूम है सबका नाम? देखो, इतनी छोटी सी क्लास में तुम लोग बैठे हो तो भी तुमको दूसरे स्टूडेंट्स का नाम नहीं मालूम। जब एक ऑडिटोरियम में हजारों मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो वहां पे देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई फेक मेंबर भी हो। देखो, मेंबर प्रेजेंट होगा मीटिंग में आइदर पर्सनली और थ्रू प्रॉक्सी। अब एक ऑडिटोरियम में हजारों लोग बैठे हुए हैं मीटिंग हॉल में, तो देर मे बी अ पॉसिबिलिटी ना कि कोई फेक लोग भी हों और वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, फेक रिजोल्यूशन पास किए जा रहे हो। हाँ या ना? तो देर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी। तो यहां मेंबर के पास राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है प्रॉक्सी लिस्ट। मेंबर कैन इंस्पेक्ट दी प्रॉक्सी लिस्ट सो एज टू इंश्योर कि कौन कौन मेंबर अपने पर्सनल कैपेसिटी में प्रेजेंट है और कौन कौन सा मेंबर प्रेजेंट है थ्रू प्रॉक्सी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इन ऑर्डर टू इंश्योर कि मीटिंग के अंदर कोई भी फेक मेंबर नहीं है, कोई भी फेक वोटिंग नहीं हो रहा है किसी भी रिजोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, एक मेंबर प्रॉक्सी लिस्ट का इंस्पेक्शन कर सकता है। प्रॉक्सी लिस्ट का इंस्पेक्शन मतलब उसमें दिया रहेगा कि कौन कौन मेंबर प्रेजेंट है थ्रू प्रॉक्सी, या कौन किसके लिए एज अ प्रॉक्सी काम कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। बात समझ में आ रहा है? तो इन ऑर्डर टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी लिस्ट, देखो प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए एप्लीकेशन कब डाला था आपने? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी के लिए एप्लीकेशन कब लगाया था? एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर दी कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। ठीक है, अब सिमिलरली मेंबर कैन मेक एन application for inspection of
proxy list. A member can make an application for inspection of proxy list. ठीक, कब लगाना है एप्लीकेशन? एटलीस्ट 3 days बिफोर द मीटिंग. प्रॉक्सी लिस्ट के इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन लगाना है एटलीस्ट 3 days बिफोर द मीटिंग. ठीक है. एंड अब देखो, कहीं कहीं पे किसी बुक में या नेट पे तुम 3 days की जगह पढ़ते हो 72 hours. 72 hours पहले था, अभी इसको 3 days कर दिया है. ठीक है, तो 3 days विल बी एप्लीकेबल 72 hours की जगह. अगर 72 hours कहीं पे पढ़ रहे हो किसी भी टेक्स्ट में तो 72 hours नहीं है, अभी 3 days हो गया वो. वैसे भी 72 hours इक्वल्स टू 3 days ओनली नहीं, लेकिन जब 72 hours का अपन कैलकुलेशन करेंगे ना, मान लो मीटिंग 10 बजे से है, तो 10 बजे से एग्जैक्टली 72 घंटे पहले जाएंगे. जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट होना चाहिए, तो कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग का जो टाइम है उससे एग्जैक्टली 48 घंटे पीछे जाकर के चेक कर सकते हैं. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? 3 days का मतलब यहाँ पे 72 hours नहीं है. एंड इंस्पेक्शन विल बी अवेलेबल. Inspection will be available 24 hours from 24 hours before the commencement of meeting. 24 hours before the commencement of meeting till the conclusion of meeting. Till the conclusion of meeting. प्रॉक्सी लिस्ट का इंस्पेक्शन अवेलेबल है 24 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग एंड वो कंटिन्यू रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग. तो तुम समझना यहाँ पे कैसा सीक्वेंस बैठ रहा है. 3 दिन पहले आपको एप्लीकेशन लगाना है प्रॉक्सी फॉर्म प्रॉक्सी लिस्ट इंस्पेक्शन के लिए. प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना है कब? एटलीस्ट 48 hours बिफोर द कमेंसमेंट. इंस्पेक्शन कब से अवेलेबल है? 24 hours बिफोर द commencement of meeting till the conclusion of meeting. Is it clear? चलो आगे. जल्दी लिखना. मैडम आप लिख रही हो कुछ या ऐसे ही चल रहा है हवा में सब? लिख लिया? वेरी गुड, यू आर अ गुड स्टूडेंट. कशिश लगाने आपको समझ में आ रहा है? चलो आगे. बोलो सर. अब एक और क्वेश्चन है. मैंने किसको प्रॉक्सी अपॉइंट किया था? अक्षत को. क्यों? मुझे मेरे फूफा जी के बेटे की शादी में जाना था 16 सितंबर 2024 को. प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद पता चला कि फूफा जी की बेटे की शादी कैंसिल हो गई है और मैंने डिसाइड किया कि जाकर के एजीएम अटेंड कर लूँ. तो इवन आफ्टर अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी मैं खुद से चला गया मीटिंग अटेंड करने. अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है. अगर मीटिंग स्टार्ट होने के पहले मैं चला गया तो प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट रिवोक हो जाएगा. प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट रिवोक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिवोकेशन हो जाएगा अगर मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद खुद से मीटिंग में प्रेजेंट हो जाता है. ये तो पहला सिचुएशन है. दूसरा सिचुएशन, मैं मीटिंग में पहुंचा लेकिन मैं लेट हो गया. मैं जब तक मीटिंग में पहुंचा प्रॉक्सी ऑलरेडी मेरे बिहाफ पे वोटिंग कर चुका था. मैं जब तक मीटिंग में पहुंचा प्रॉक्सी
ऑलरेडी मेरे बिहाफ पे वोटिंग कर चुका था, तो इन दैट केस वोटिंग मेड बाय द प्रॉक्सी इज वैलिड। सर अभी तो आपने बोला प्रॉक्सी तो वोट ही नहीं कर सकता। अरे प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स पे वोट नहीं कर सकता, वोटिंग थ्रू पोल तो कर ही सकता है सर, एंड मेजरली वोटिंग थ्रू पोल ही होता है। क्यों होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी के लिए जितना समझा रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है। इफ मेंबर आफ्टर अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी हिमसेल्फ अटेंड्स द मीटिंग, it will lead to automatic revocation of proxy. However, if the proxy has already voted, if the proxy has already voted before the members vote या before members join the meeting, तो वहाँ पे voting made by the proxy shall be considered as valid. क्लियर है? ये पॉइंट लिख लोगे? लिखो। फिर एक और चीज बताता हूँ, बढ़िया लिखो फटाफट से। डन, लिखा। अब आगे देखो एक और चीज लिख लिया तो सुनने का भी। नेक्स्ट देखो, मैंने प्रॉक्सी अपॉइंट किया था, है ना, लेकिन मेरा डेथ हो गया। मेंबर अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी हैज डाइड, तो इस केस में भी ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा। किसका? प्रॉक्सी का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, अबे लिखना मत, अभी रुको। मेंबर ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया और उस मेंबर का डेथ हो गया। अगर इस बात का इंफॉर्मेशन कंपनी को मीटिंग कमेंस होने से पहले मिलता है, तब तो रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी होगा। लेकिन अगर इस बात का इंफॉर्मेशन कंपनी को ड्यूरिंग द मीटिंग मिलता है या आफ्टर द मीटिंग मिलता है, तो वोटिंग मेड बाय द प्रॉक्सी शैल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेंबर अपॉइंटिंग प्रॉक्सी हैज डाइड and company has got intimation about the same before the commencement of meeting, it will lead to automatic revocation of proxy. However, if the company gets the intimation about the death of member either during the meeting or after the meeting, then in such cases voting made by the proxy shall be considered as valid. लिख लो। ऑनलाइन वाले क्लियर है आपको? प्लीज रिवर्ट। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है कि मेंबर ने जो कंपनी ने जो लिस्ट ऑफ प्रॉक्सी बताया उसी में से प्रॉक्सी अपॉइंट होना चाहिए। तो मेंबर जब प्रॉक्सी फॉर्म भरेगा तो प्रॉक्सी का नाम मेंशन करेगा ना उसके अंदर।
मेंबर को भेजेगी, प्रॉक्सी को नोटिस नहीं जाता है। मेंबर ही बताएगा ना, मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं ना प्रॉक्सी, तो मेंबर ही बताएगा मीटिंग के बारे में प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी को नोटिस नहीं जाता है मीटिंग का, ठीक है। क्या चीज? प्रॉक्सी भी चला गया और मैं भी चला गया तो वहाँ पे जाके बताना पड़ेगा ना, प्रॉक्सी को फ़ोन करूँगा कि भाई मैं आ गया, तू अब निकल। मेरा आना तेरा ऑटोमेटिक क्या हो गया, रिवोकेशन। क्लियर? फ़ोन है ना, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया, प्रॉक्सी को फ़ोन कर दो कि देखो मैं खुद से आ रहा हूँ। अरे तूने हाथ में इतना भयंकर कड़ा कब से पहना रहे? आजकल में पहना है ये आभूषण? कब? आज? कल? मार मत देना किसी के जब तक सीए नहीं बन जाता। तेरे से तो अब ठीक से बात करना पड़ेगा, है? एग्जाम्पल में इसका नाम नहीं लूंगा अब मैं, सॉरी भाई, बहुत खतरनाक कड़ा पहना है तूने, सर पे पड़ते ही खत्म हो जाएगा आदमी। हाँ, एक और टर्म लिख लो, कैनवेसिंग ऑफ प्रॉक्सी। कैनवेसिंग ऑफ प्रॉक्सी। लिखा? अब पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो, मैंने आपको बोला कि कंपनी नोटिस भेजता है जनरल मीटिंग का। नोटिस में गिवन है क्या? लिस्ट ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड टू एक्ट एज अ प्रॉक्सी, है ना। कंपनी ने लिस्ट प्रोवाइड किया है, मान लो कि 100 लोगों का लिस्ट है, उसमें से एक नाम ना मान लो आज़ाद का भी है। लिस्ट ऑफ पर्सन है, वो आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग प्रॉक्सी या वो आर इंटरेस्टेड टू एक्ट एज अ प्रॉक्सी, उसमें से एक नाम क्या है? आज़ाद का भी है। कंपनी क्या कर रही है मालूम है? आज़ाद के नाम का ना ज़बरदस्त प्रमोशन कर रही है अपने एक्सपेंसेस पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना आज़ाद को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करें। कंपनी आज़ाद के नाम का क्या कर रही है? एडवर्टीजमेंट, कि आज़ाद हमारे कंपनी में पिछले 15 साल से लोगों के लिए, मेंबर्स के लिए एज अ प्रॉक्सी काम करता हुआ आया है, आज तक इसने किसी भी मेंबर को डिच नहीं किया, आज़ाद हमेशा समय पे पहुंचा है, आज़ाद बहुत एक ईमानदार कर्मठ, कर्मठ समझते हो, हार्ड वर्किंग पर्सन है। आज़ाद को ही हमारे नज़र में, आज़ाद इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। ऐसा कौन बोल रही है? कंपनी ऐसा बोल रही है, कंपनी ऐसा एडवर्टीजमेंट करवा रही है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? कैनवेसिंग ऑफ प्रॉक्सी। कैनवेसिंग का मतलब है एडवर्टाइजिंग द नेम ऑफ अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द प्रॉक्सी। तो यहां बोला गया कि कंपनी ऐसा नहीं कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? कंपनी ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा किया तो पैनल प्रोविजंस विल बी अट्रैक्टेड ऑन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी कैन नॉट मेक क्या? कैनवेसिंग ऑफ प्रॉक्सी, ठीक है। ऐसा किया तो कंपनी विल बी पेनलाइज फॉर द सेम। डन। तो ये था बेटा प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रॉक्सी। अब अपन आगे बढ़ेंगे और प्रॉक्सी से ही मिलता जुलता एक और कंसेप्ट है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव्स।
ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो इफ, बोलो इफ, बोलो इफ अ कंपनी और गवर्नमेंट और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, क्यों तुम लोगों का आवाज निकलना क्यों बंद हो गया, बोलो। इफ अ कंपनी और गवर्नमेंट और एनी बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड्स शेयर्स in other company, then such company or government or body corporate can attend the general meeting of that other company through its representatives। समझ में आ रहा है? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर है क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर हो सकता है? सर हो सकता है बेटा। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर है तो उस दूसरी कंपनी का जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है पहला कंपनी थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब आगे रिप्रेजेंटेटिव shall have all the rights as the actual member have। representative have all the rights as the actual member have। तो इसका मतलब representative shall be counted for the purpose of quorum। representative can also speak at the meeting। representative can also vote on show of hands। लिखो ये तीनों चीजें, फिर मैं तुमको इस प्रोविजन पे एक होमवर्क दूंगा, गूगल करके लाना। लिखो रिप्रेजेंटेटिव shall be counted for the purpose of quorum। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव shall have right to speak at the meeting। तीसरा क्या था? रिप्रेजेंटेटिव कैन वोट थ्रू शो ऑफ हैंड्स। सर आपने बोला कि रिप्रेजेंटेटिव के पास मेंबर वाले सारे राइट है, तो मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे से आज के लिए, वेदर representative can appoint proxy। ये गूगल करके आना है तुमको। गूगल इट। ठीक है, तो ये था प्रोविजंस रिलेटेड टू
प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो दोनों का काम एक जैसा ही है, बट दोनों के पावर्स अलग है, दोनों के रिकॉग्निशंस अलग है। समझ में आ रहा है? काम एक जैसा है लेकिन दोनों के पावर्स अलग है, दोनों के रिकॉग्निशंस अलग है। क्लियर? चलो आगे, चलें आगे। चलो आगे देखिए। तो 3 एलिमेंट अपन ने निपटा दिए। पहला एलिमेंट क्या था? पहला एलिमेंट क्या था? प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल मीटिंग। ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या था? प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सेंट। तीसरा एलिमेंट प्रॉपर कोरम मस्ट बी प्रेजेंट। चौथा क्या था? प्रॉपर पर्सन टू चेयर द मीटिंग। तो यहां पे कौन सा सेक्शन नंबर लगता है? चेयरमैन ऑफ मीटिंग। यस 104, सेक्शन 104, चेयरमैन ऑफ मीटिंग, ये 4th एलिमेंट। अच्छा, ये चारों एलिमेंट एजीएम में भी प्रेजेंट होने चाहिए और ईजीएम में भी, तभी जाकर के इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड जनरल मीटिंग। ठीक है, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। अब समझना, देखो यहां बोला गया अनलेस अदरवाइज मेंशन इन दी आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। देखिए, कंपनी के मीटिंग का चेयरमैन, बोलो मेरे साथ ऐसे, कौन होगा? ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, है ना? फिर देखो मैंने क्या लाइन लिखा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स। मतलब अगर आर्टिकल्स में चेयरमैन के बारे में नहीं लिखा है, अगर आर्टिकल्स में चेयरमैन के बारे में नहीं लिखा है तो लिखो मेंबर्स में अमंग्स देमसेल्फ। मेंबर्स में अगेन अमंग्स देमसेल्फ, मेंबर्स आपस में क्या करेंगे? शैल अपॉइंट अ पर्सन एज चेयरमैन ऑफ मीटिंग। मैंने दो चीजें बोली, इन जनरल अगर अपन बात करें तो मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा ये आर्टिकल्स में स्पेसिफाइड है। अगर आर्टिकल्स में स्पेसिफाइड नहीं है तो मेंबर्स आपस में किसी भी एक मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ पर्सन टू चेयर दी मीटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अपॉइंटमेंट फॉर चेयरमैन shall be made through show of hands। चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए अगर मेंबर्स चेयरमैन अपॉइंट कर रहे हैं तो वोटिंग होगा थ्रू शो ऑफ हैंड्स। बट इफ पोल इज डिमांडेड, इसका मतलब है अगर किसी ने वोटिंग थ्रू पोल के लिए कहा, अगर मेंबर्स ने वोटिंग थ्रू पोल के लिए कहा, इफ पोल इज डिमांडेड देन वोटिंग थ्रू पोल shall be made, voting through poll shall be made। and chairman
appointed by voting through poll shall be the chairman of the meeting, and chairman appointed by voting through poll shall be the chairman of meeting. ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स हम लोगों ने खत्म किए। मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा वो गिवन होगा कंपनी के आर्टिकल्स में। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में गिवन नहीं है तो मेंबर्स में अमंग्स देमसेल्फ कैन अपॉइंट चेयरमैन। वहाँ पे चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए रिजोल्यूशन पास होगा थ्रू वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। लेकिन अगर कोई वोटिंग बाय पोल डिमांड करता है तो वहाँ पे वोटिंग बाय पोल करवाना पड़ेगा। एंड इन दैट केस जो चेयरमैन अपॉइंट हो रहा है थ्रू वोटिंग बाय पोल शैल बी द चेयरमैन फॉर द मीटिंग। अब कुछ और बातें चेयरमैन के बारे में, 1-2 लाइन और लिख लो। चेयरमैन मस्ट बी प्रेजेंट विद इन 15 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। Chairman must be present within 15 minutes of commencement of meeting। और अगर चेयरमैन 15 मिनट में नहीं आया तो मेंबर्स लोग आपस में एक चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे। मीटिंग इनवैलिड नहीं होने देंगे। मीटिंग किसका है? मेंबर का। चलेगी किसकी? मेंबर की। इज इट क्लियर? और एक और लाइन लिख लो, इन केस ऑफ equality of votes, in case of equality of votes, chairman of meeting can exercise a casting vote। अभी कास्टिंग वोट क्या है इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लो, आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए समझो कि चेयरमैन ऑफ मीटिंग के पास कास्टिंग वोट होता है। अब कास्टिंग वोट क्या होता है दैट आई विल डिस्कस। क्लियर है? फिर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वेदर द चेयरमैन ऑफ मीटिंग हैव द पावर टू एडजर्न द मीटिंग। चेयरमैन ऑफ मीटिंग कैन नॉट एडजर्न द मीटिंग ऑन इट्स ओन। In order to adjourn the meeting, chairman of meeting needs to take the prior consent of members by way of ordinary resolution. However, in case of lack of quorum, meeting automatically gets adjourned। तो वहां पे chairman adjourn नहीं करता है। Is it clear? वहां पे chairman adjourn नहीं करता है। In case of lack of quorum, meeting automatically gets adjourned to the same day, place and time in the next week। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आप सभी को क्लियर है। अभी भी किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चलिए, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। है